हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अटर स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ के लिए। क्लास ट्वेल्थ के एग्ज़ाम जल्द ही आने वाले हैं और आप सभी को पता है कि फ़िज़िक्स का जो एग्ज़ाम है वो 16 फरवरी को है। तो काफ़ी कम दिन बचे हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए कि वह अपना पूरा सिलेबस जो है उसे रिवाइज़ कर सके। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक को ध्यान में रखेंगे कि रिवीजन के लिए आप किन किन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं जिन पे आप टाइम देख सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी इतना टाइम बचा नहीं है आपके पास कि आप पूरा सिलेबस एक बार पूरा पढ़ लें। आपके प्री बोर्ड भी चल रहे होंगे, आपके प्रैक्टिकल ख़त्म हो चुके होंगे और आपके पास अभी पूरा सिलेबस है आपका, आपके पास नोट्स हैं, उन नोट्स को अच्छे से आप पढ़ें। अब उनमें से कौन कौन सी आपको सेलेक्टिव चीज़ें रखनी है, किस प्रकार से कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, या फिर उनके जो कीवर्ड्स हैं वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हम फर्स्ट चैप्टर से और फर्स्ट लेकर हम लास्ट चैप्टर तक की टोटल बात करेंगे कि भाई इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले चैप्टर से। तो फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है वो है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, देखिए जिसमें आवेश की परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो आवेश की परिभाषा आपसे कम पूछे जाने के चांसेस है कि आवेश क्या है, आवेश किस प्रकार से हम आवेश को समझ सकते हैं, उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। मेन आपको ध्यान रखना है इनके मात्रकों का। मात्रक, मात्रक में जैसे कि इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। और कूलाम में कितने ESU यानी स्टेट कूलाम होते हैं, 3 × 10⁻9 स्टेट कूलाम होते हैं। और फिर अगर हम बात करें कि बड़े पे जो मात्रक है उसमें होता है 1 फैराडे। तो 1 फैराडे में कितना आ जाएगा मान, 1 फैराडे में आता है 96,500 कूलाम। फिर अगर हम बात करें कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी होती है, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट की जब बात करेंगे तो 1 कूलाम होता है 1/10 एब कूलाम के या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। इसी के साथ अगर हम बात करें कि 1 माइक्रो कूलाम कितना होता है तो वो तो 10⁻6। इसी प्रकार मिली में 10⁻3, नैनो में कितना हो जाएगा 10⁻9, और पिको में होता है 10⁻12 कूलाम। ठीक है, देखिए आप अपने नोट साथ के साथ रखें और उसमें मिलान करते जाइए कि भाई हमने यहाँ पे ये पढ़ा है और इस प्रकार से हम उसका क्विक रिवीजन कर लेंगे। फिर अगर आवेश के विमा की बात करते हैं तो जो आवेश का विमी सूत्र होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ उसका मात्रक रहता है जो कि रहेगा किसका, कूलाम का, यानी कि मीटर एम जो द्रव्यमान है वो 0 हो जाएगा, एल 0 हो जाएगा, और समय की यहाँ पे घात 1 रहेगी और एम्पियर की घात 1 रहेगी, क्योंकि धारा की परिभाषा से हम जानते हैं I बराबर Q/T होता है। तो यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा, I × T, एम्पियर इंटू समय। ठीक है, तो ये इसका विमी सूत्र हो गया। और मेन चीज़ है कि यह कैसी राशि है, यह एक अदिश राशि होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आवेशों के गुणधर्म, तो जो गुणधर्म है उसमें आपको डायरेक्ट ऐसे पूछा तो नहीं जाएगा कि भाई कितने गुणधर्म है लिखिए, सभी एक्सप्लेन कीजिए, लेकिन उन गुणधर्मों का इस्तेमाल होता है। तो देखिए पहला जो गुणधर्म है वो है योज्यता का, यानी कि सभी आवेशों को हम बीजगणितीय रूप से जोड़ सकते हैं। तो आप बीजगणितीय रूप से इनको जोड़ेंगे। अगर प्लस है तो प्लस में रखोगे, अगर नेगेटिव आवेश है तो उसको ऋणात्मक के मान में ही रखोगे। अगर 5 कूलाम आवेश है उसके साथ अगर -3 कूलाम आवेश रखेंगे तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा, 2 कूलाम हो जाएगा। इस प्रकार हम उन्हें जोड़ सकते हैं। दूसरी बात ये कहता है कि आवेश संरक्षित रहता है। बिल्कुल, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। फिर अगर हम बात करें अगले जो गुणधर्म है उसकी, तो थर्ड कौन सा है, आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटमीकरण में देखिए कि हम जानते हैं Q बराबर होता है +-NE। प्लस और माइनस डिपेंड करता है उसकी प्रकृति पे। अगर पॉजिटिव है यानी कि वह धनावेश है, और नेगेटिव है इसका मतलब वो कैसा है, ऋणावेश है। यानी इलेक्ट्रॉनों की, यहाँ से हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, अधिकता, और धनावेश में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो जब किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पर धनावेश आता है, और अधिकता में क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मूव किया गया है। तो वहाँ से हम यहाँ आवेश का मान ज्ञात कर सकते हैं। फिर दूसरी बात है कि निश्चरता होती है आवेश के साथ। यह आवेश वेग पर निर्भर नहीं करेगा। आवेश अगर विराम हो या फिर गतिशील हो, दोनों का आवेश का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। फिर अगर बात करें कि जो इनके मध्य बल लगता है वो होता है कि सजातीय जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, और विजातीय जो आवेश होते हैं, विजातीय, वो करते हैं आकर्षित। जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव, या फिर नेगेटिव एंड पॉजिटिव। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव,
या फिर नेगेटिव एंड नेगेटिव, इन्हें हम सजातीय आवेश कहते हैं। तो रिक्त स्थान यहाँ से बन सकता है या फिर छोटे मोटे सवाल यहाँ से बन सकते हैं। फिर अगर बात करें कि आवेश का द्रव्यमान के साथ संबंध, तो आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ संबंध रखता है, यानी आवेश के पास द्रव्यमान रहता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास द्रव्यमान होता है कितना, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो यदि किसी वस्तु पर ऋण आवेश है और किसी वस्तु पर धन आवेश है, तो ऋणावेशित वस्तु भारी होगी धनावेशित वस्तु से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साथ क्या आ जाता है, उसके पास द्रव्यमान आ जाता है। फिर आवेशन की जो विधियां हैं उसको डायरेक्ट पूछने के चांसेस बिल्कुल ही कम होते हैं कि कितने प्रकार से, आपको तो बस याद रखना है 3 प्रकार से होता है इनका आवेशन। और 3 में पहला कौन सा हो जाएगा, घर्षण द्वारा, दूसरा हो जाएगा चालन द्वारा, और तीसरा है प्रेरण के द्वारा। ठीक है, तो हमें बस पता होना चाहिए कि भाई इस प्रकार हम प्रेरण का इस्तेमाल करते हैं। फिर अगर हम बात करें विद्युतदर्शी की, तो देखिए विद्युतदर्शी जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसी वस्तु पर आवेश की ध्रुवता को दर्शाता है कि इस पर आवेश है या नहीं है। हम वस्तु को टच करके वहाँ से हम बता सकते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, एक तो साधारण होता है और एक होता है स्वर्णपत्र सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, सॉरी विद्युतदर्शी। तो ये 2 प्रकार की यहाँ पे क्या होते हैं, विद्युतदर्शी होते हैं, जो कि किसी भी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति को दर्शाते हैं। फिर आता है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम याद होना चाहिए आपको कि कूलाम ने क्या कहा था, उसका स्टेटमेंट और उसके साथ उसका सूत्र। सूत्र क्या कहता है कि K Q1 Q2 अपॉन क्या होता है R², जहाँ पर K क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान कितना होता है 9 × 10⁹ और मात्रा की जब मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता, क्या कहलाती है, निर्वात की विद्युतशीलता। यानी कि जो बल है वो किस पर निर्भर करेगा, वो डेफिनेटली बात है माध्यम पर निर्भर करेगा और आवेशों के परिमाण के गुणनफल के तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती ये होता है। यहाँ से सवाल बनने के चांसेस ये रहते हैं कि यदि पहले Q आवेश है और एक दूसरा आवेश Q है, उनके मध्य में दूरी R है, तब जो बल होता है जैसे कि F बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/R²। अब यदि किसी आवेश के परिमाण को दुगुना कर दिया जाए, है ना, और एक सेम रह जाए और उनकी दूरी के मध्य जो है उनको आधा कर दिया जाए, तब बल कितना होगा। तब देखिए बल कितना हो जाएगा कि यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माध्यम वही है Q² हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा, देखो R का स्क्वायर होगा तो यहाँ R² हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 4, एक और मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 8F, यानी 8 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन से हम मैच कर सकते हैं कि 1/4 होगा कि 4 गुना होगा कि 3 गुना होगा, वो जो भी हमें ऑप्शन उस हिसाब से मिलेंगे वो हम वहाँ पे टेक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो एप्सिलॉन है उसके बारे में अगर हम देखें तो आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है, आपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर इसे हम कहते हैं परावैद्युतांक। क्या कहते हैं, परावैद्युतांक। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन R से दर्शाते हैं या फिर इसे K से भी दर्शाते हैं। वो K कांस्टेंट जो था वो अलग था। इस एप्सिलॉन R का मान क्या होता है कि निर्वात में बल बट्टा क्या हो जाएगा माध्यम में बल, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। या फिर अगर हम यहाँ से देखना चाहें तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पे निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, और फिर अगर पूछ लिया जाए कि अलग अलग पदार्थों के लिए इसका मान कितना होता है, तो देखिए निर्वात के लिए इसका मान होता है 1 और वायु के लिए भी लगभग 1 ही होता है। मेन हमें याद रखना है वो होता है धातुओं के लिए या फिर चालकों के लिए। चालकों के लिए इनका मान होता है अनंत। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कूलाम का सदिश जो रूप है, कूलाम नियम का सदिश रूप, कूलाम नियम का सदिश रूप, सदिश रूप क्या कहता है कि जो बल है उसकी दिशा जो है वो हमें यहाँ पे दर्शाता है कि K Q1 Q2 अपॉन R² और यहाँ पे R कैप होता है। अब देखिए दिशा सदिश नियम से हमें पता चलता है कि Q1 और Q2 जो है वो एक दूसरे पर समान परिमाण का क्या करते हैं, बल लगाते हैं, लेकिन इन दोनों की दिशा जो है वो क्या होती है, विपरीत होती है ना। यानी कि R कैप अगर लिखा हुआ है तो यानी कि इसके सापेक्ष दूरी की तरफ, और अगर माइनस आएगा तो वो क्या दर्शाएगा, आकर्षण को दर्शाएगा, यानी दूरी की तरफ वह उसे
खींच रहा है। तो दोनों ही आवेश एक दूसरे पर समान परिमाण का बल लगाते हैं, लेकिन उनकी दिशा क्या रहती है, विपरीत रहती है। फिर अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? अध्यारोपण का सिद्धांत, तो अध्यारोपण क्या कहता है कि यदि एक आवेश है और उसके पास में काफ़ी सारे आवेश रखे हुए हैं जिनकी अलग अलग स्थितियां पर है, जैसे Q1 Q2 Q3, तो इसमें मेन बात ये ध्यान रखनी है कि इस आवेश पर लगने वाला जो बल है वो सभी आवेश के द्वारा लगाए गए बलों का सदिश योग के बराबर होता है। तो कौन सा योग हो जाएगा यहाँ पे? सदिश योग, यानी कि F जो परिणामी बल है, कुल बल जो है वो सभी बलों के सदिश योग के बराबर हो जाता है यदि वहाँ पे n क्या हो, बल उपस्थित हो। अगर हम इन सभी को साथ में रखना चाहें तो जो F का सूत्र हो जाता है वो बन जाएगा कि Q नोट जो है वो तो एक रहेगा जिस पर बल लग रहा है अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और समेशन हो जाएगा यहाँ पे I बराबर 1 से लेकर n तक, ये Q है इनका मान बदलेगा I अपॉन क्या हो जाएगा R नोट जो कि इसकी स्थिति है इंटू हो जाएगा I का स्क्वायर R नोट I कैप जो कि उसकी सभी दिशा को दर्शा रहा है। अब यहाँ पे I1 से लेकर I2 तक, जैसे 1 2 3 4 सभी क्या होते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें विद्युत क्षेत्र की, नेक्स्ट क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र में जब हम बात करते हैं तो विद्युत क्षेत्र का जो परिभाषा है वो इम्पोर्टेंट होती है कि हम इसकी क्या परिभाषा कहते हैं कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें यदि कोई अन्य आवेश रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल उसके क्या दर्शाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। जैसे E से रिप्रेजेंट करते हैं, यह एक सदिश राशि होती है। यह कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। और अगर हम बात करें कि किसी विद्युत क्षेत्र में अगर हम धनावेश रख दिया जाए तो प्लस Q आवेश, तो उस पर क्या लगेगा, बल लगेगा, और उसकी दिशा जो है वो इस विद्युत क्षेत्र की दिशा की तरफ ही रहती है। और सूत्र क्या हो जाएगा इसका, E बराबर होता है F अपॉन Q नोट, जहाँ हम एक लिमिट रखते हैं कि ये जो Q नोट है वो बहुत शून्य की तरफ रहेगा, यानी अति अल्प मान इसका होना चाहिए। तो जब कोई भी धनावेश अगर विद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर लगने वाला बल तथा E की दिशा क्या रहेगी, समान रहेगी। और यदि किसी भी विद्युत क्षेत्र के अंदर हम ऋणावेश रख देते हैं तो उस पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र के क्या होगा, विपरीत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे F जो है वो E के क्या होगा, नेगेटिव में रहेगा, विपरीत दिशा इनकी रहेगी। फिर अगर हम बात करें इसके विमा सूत्र की, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, देखिए विमा से पहले हम बात करें मात्रक की, तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, तथा इसका विमा सूत्र हो जाएगा M1 L1 T -3A-1 हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका हो गया मात्रक। इसके अलावा एक और मात्रक होता है जो कि हम वोल्ट में देखते हैं, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, तो वो होता है वोल्ट अपॉन मीटर। ठीक है, तो ये इसका मात्रक हो गया। फिर अगर हम बात करें कि किसी एकांक बिंदु के कारण, यानी कि एक सिंगल आवेश है उसके कारण अगर हम बात करें कि किसी r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो यहाँ पे बिंदु आवेश Q है, इसके r दूरी पर जब कोई आवेश रखा होगा उस पर लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी K/Q/r², यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो जाएगा, Q/r²। यहाँ पे देखिए जो आवेश रखा गया है उसका परिमाण चाहे कितना ही हो, हमें सिर्फ इसका परिमाण ही आवश्यक होती है, किसमें, विद्युत क्षेत्र के परिमाण में। अगर सदिश की बात करूं तो E जो है उसका मान, अगर ये धनावेश है तब इसका मान कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² आर कैप, और यदि यह ऋणावेशित है तब E का मान कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -Q/r² आर कैप, या फिर ये माइनस इस माइनस आर कैप के साथ भी जा सकता है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसकी जो निर्भरता है E, वो किस किस बात पर निर्भर करेगा। पहला तो ये करेगा सीधा आवेश के समानुपाती होता है, और दूसरा है कि यह आवेश जो उनके मध्य की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ग्राफ जब हम देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार आना चाहिए, E तथा R के मध्य। ठीक है, और यदि यहीं पर अगर हम बात करें विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र अगर एक आवेश के कारण ना होकर काफ़ी सारे आवेशों के कारण होगा तब वहाँ पे कौन सा सिद्धांत लगेगा, तब वहाँ पे लग जाएगा अध्यारोपण का सिद्धांत। और हमें पता है कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी एक आवेश के क्षेत्र के कारण किसी अन्य खूब सारे आवेशों के क्षेत्र जो है उसकी जो तीव्रता रहेगी वो उनके सभी सदिश योगों के बराबर ही रहती है।
फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो देखिए इनमें इनकी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखना होगा, और ये प्रॉपर्टीज़ जो है कि ये एक दूसरे को तो कभी काटती नहीं है, काटेगी तो वहाँ पे दो दिशाएं हो जाएगी जो कि संभव नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये पॉजिटिव से निकलती है बाहर की ओर और त्रिज्यता ये बाहर की ओर रहेगी, और नेगेटिव में ये प्रवेश करती है तो इनकी दिशा नेगेटिव की तरफ रहती है। अगर सिंगल है तो ये कहाँ तक जाएगी, अनंत तक, और अगर नेगेटिव सिंगल है तो कहाँ से आ रही होगी, अनंत से आ रही होगी। यदि प्लस और माइनस पास पास में रखें तो माइनस प्लस से निकलेगी माइनस में जाएगी, और इस प्रकार ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हम इनको दर्शाते हैं। मेन बात ये ध्यान रखनी है कि ये काल्पनिक होती है, यानी कि ये वास्तव में उपस्थित मौजूद नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि उसके क्षेत्र को दर्शाती है। जहाँ क्षेत्र रेखाएं पास पास होगी वहाँ पे क्षेत्र का मान अधिक होगा, यानी प्रबल क्षेत्र होगा, और जहाँ क्षेत्र रेखाएं दूर दूर है इसका मतलब वहाँ पे क्षेत्र क्या है, कमज़ोर है या फिर कम है। ठीक है। और फिर अगर हम बात करें कि एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए, तो एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए समांतर अगर रेखाएं हैं तो वह किस क्षेत्र को दर्शाती है, एक समान क्षेत्र को दर्शाती है, एक समान विद्युत क्षेत्र यहाँ पर रहेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर बात करें कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के जस्ट बाद टॉपिक आता है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स की जब हम बात करें तो इसे हम फाई से दर्शाते हैं, और इसका मान क्या होता है कि किसी भी एकांक पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। इसका मान कितना हो जाएगा, ई इंटू एस हो जाएगा। यहाँ पे ई क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, एस क्या है यहाँ पे क्षेत्रफल है। यानी कि अगर एक कुछ पृष्ठ इस प्रकार है और उसमें से निर्गत कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएँ इस प्रकार रहेगी, तो उनका मान जो है वो इसके एरिया के गुणनफल के बराबर होता है, इसे हम ऐसे दर्शाते हैं। और यहाँ पे ई इनकी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की तीव्रताएं हैं। यदि यह किसी कोण के साथ बना हो तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू एस कोस थीटा हो जाएगा। यदि ये सभी किसी कोण के साथ रहती है तो यहाँ से अगर हम कोण की बात करेंगे तो ये इस प्रकार कुछ कोण से रह जाएगा, इसका जो क्षेत्रफल सदिश है उसके साथ इसके कोण को मापा जाएगा, जो कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब थीटा के अलग अलग मानों के लिए फ्लक्स का जो मान है वो अलग अलग होता है। जैसे कोस थीटा के जब हम बात करेंगे तो जब मैं थीटा का मान 0 रख दूँ तो थीटा का मान 0 हो जाएगा। तब देखिए ये जो स्थिति है वो कैसी हो जाएगी कि ये यहाँ पर हो जाएगा। देखिए थीटा 0 होने का मतलब ये है कि जो हम थीटा माप रहे हैं ये हम उसके क्षेत्रफल सदिश से मापते हैं, कि भाई कोई भी क्षेत्रफल होता है उसके क्षेत्रफल को दर्शाने के लिए हम एक क्षेत्रफल सदिश को मेजर करते हैं जो कि उसके एरिया वेक्टर को दर्शाता है, एरिया या फिर एस वेक्टर से हम उसको दर्शाते हैं। तो ये जो थीटा है वो इसके एस सदिश से मापा गया कोण है, यानी कि ई डॉट एस हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। ये डॉट प्रोडक्ट होता है, तभी एक ऐसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। ठीक है। तो देखिए यदि थीटा 0 होगा यानी कि ये एकदम लंबवत रहेगा और यहाँ से फ्लक्स पूरा गुजरेगा, तब फाई का जो मान है वो कितना हो जाएगा, ई इंटू एस हो जाएगा, जो कि अधिकतम होगा। फिर अगर मैं बात करूँ कि थीटा का मान अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो कोस 90 0 होता है, यानी फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यह स्थिति कैसी होगी, जब यह एकदम इस प्रकार रखा हुआ हो, तो यहाँ से इसके अंदर से बाहर या अंदर आने वाली जो रेखाएं हैं उसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर अगर बात करूँ थीटा का मान 180 डिग्री, तो कोस 180 डिग्री माइनस होता है, तो फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, माइनस ई इंटू एस होगा। माइनस होने का मतलब ये है कि क्षेत्र जैसे यहाँ पे था, तो अगर विद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ से यहाँ गुजर रही है तो बाहर निकल रही है, अगर इसके समांतर है तो कोई भी गुजर नहीं रही है, अगर वापस आ रही है तो इसमें यहाँ पे फ्लक्स क्या कहलाता है, नेगेटिव कहलाता है। यानी कि क्षेत्रफल से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो उसके अंदर प्रवेश कर रही है। फिर अगर हम बात करें इसके मात्रक की, तो फाई का जो मात्रक है जैसे कि ई इंटू एस है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, या फिर वोल्ट अपॉन मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, जिससे ये क्या हो जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर हो जाएगा। फिर अगर हम इसके वी में सूत्र की बात करें तो फाई का जो वी में सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा m1L3T-3 और इंटू क्या हो जाएगा, A-1 हो जाएगा। तो जो भी मैं बातें बता रहा हूँ वो आपको अच्छी तरीके से याद करनी होगी। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें विद्युत द्विध्रुव की, डाइपोल की, तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव। देखिए विद्युत द्विध्रुव का मतलब है कि अगर एक
या दो विपरीत प्रकृति के आवेश अति अल्प दूरी पर रख दिए जाएं तो वो क्या कहलाते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। यह सभी अणुओं में पाया जाता है। इसका जो भौतिक सार्थकता है वो सभी अणुओं में पाई जाती है, जैसे HCl, NaCl, यानी काफ़ी सारे, जैसे H2 है उनमें भी H पे प्लस होता है, या माइनस होता है, और ये आंशिक रूप से क्या कहलाते हैं? ध्रुव कहलाते हैं, द्विध्रुव बन जाते हैं। फिर हम वहाँ से क्लैरिफाई करते हैं कि ध्रुवीय अणु कौन से होते हैं या फिर अध्रुवीय अणु कौन से होते हैं। तो डाइपोल की जब हम बात करें तो इनके मध्य की टोटल दूरी जो है उसे हम D कह सकते हैं, या फिर 2a से हम इसे लेते हैं, ताकि जो O है सेंटर पॉइंट है वहाँ से दोनों की तरफ दूरियाँ a और a मिल जाए। अब देखिए, जो विद्युत क्षेत्र की जो प्रभाव है, विद्युत द्विध्रुव का जो प्रभाव है, उसे हम P से दर्शाते हैं। जैसे हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। P का जो मान है वो होता है एक आवेश के परिमाण इंटू उनके मध्य की दूरी के बराबर होता है, Q इंटू 2a, और यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव की ओर रहती है। अब अगर हम बात करें कि मान लो कि मैंने यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस रखा है, तो यहाँ पे इस दिशा में इसका P होगा जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। अब इसकी दो स्थितियाँ होती है, पहली तो है कि इसकी अक्षीय स्थिति और दूसरी है इसके लंबवत निरक्षीय स्थिति। तो इन दोनों स्थितियों पर हमसे विद्युत क्षेत्र का मान पूछा जाता है। पहले बात यह है कि आपको विद्युत क्षेत्र का डायरेक्ट मान याद होना चाहिए पहले, जब हम बात करें अक्षीय स्थिति की, और फिर अगर हम बात करें निरक्षीय स्थिति की, तो देखिए अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में क्या क्या फ़र्क रहेगा। अक्षीय स्थिति में जब हम बात करते हैं तो पहले आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए। इसका मान होता है 2kp/r³, या फिर इसे हम कहते हैं 1/2πε0 r³ ऊपर कितना हो जाएगा? p हो जाएगा। और निरक्षीय की जब हम बात करें तो इसका मान सीधा होता है kp/r³, यानी कि 1/4πε0 r³ इंटू कितना हो जाएगा? ऊपर कितना रहेगा? p रहेगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर हम बात करें, तुलना करें इनकी, तो निरक्षीय का जो मान है वो अक्षीय का कितना होता है? आधा होता है। या फिर अगर हम बात करें ई जो अक्षीय है वो होता है 2 गुणा ई निरक्षीय के बराबर होता है। फिर अगर देखिए डेढ़ नंबर में आपको डेरिवेशन पूछ लिया जाए, तो डेरिवेशन में आपको किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले तो आपको बनाना है इसका डायग्राम, चित्र आपको स्पष्ट रूप से बनाना होगा। उसमें सारी जो नोमिनेशन होंगे उनको दर्शाने होंगे। ठीक है। जैसे कि अगर विद्युत द्विध्रुव बनाना तो प्लस यहाँ पे माइनस रख दिया है, उनके मध्य की दूरी 2a आपको ऐसे दर्शा देनी है, यहाँ पे सेंटर पॉइंट O दर्शा देना है। फिर यहाँ पे अगर हमें आवेश रखना है Q आवेश, तो यहाँ से r दूरी पर दर्शाना है। ये मान a हो गया, ये भी मान a हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी? r माइनस a हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी? r प्लस a हो जाएगी। फिर हम लिखना स्टार्ट करेंगे कि माइनस से अगर हम यहाँ पे विद्युत क्षेत्र देखें, प्लस से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र देखें, तब कितना होगा, और दोनों का फिर हम क्या कर देंगे? योग करके इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो वो स्टेप बाय स्टेप आपको याद रहना चाहिए। एक बार अगर आप बिना देखे डेरिवेशन खुद से कर लोगे तो फिर इसको नहीं भूलोगे। इसी प्रकार निरक्षीय का हो जाएगा कि भाई हमने यहाँ पे एक प्लस रखा और यहाँ पे नेगेटिव हो गया, तो यहाँ से इनके मध्य की दूरी जो सेंटर पॉइंट है वो ये दूरी a हो गई, और ये भी दूरी a है। यहाँ पे मैंने कहीं रखा होगा मान लो यहाँ से r दूरी पर, तब ये जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी? r² प्लस a² का अंडर रूट, और ये भी दूरी कितनी हो जाएगी? अंडर रूट r² प्लस a² का रूट हो गया। तो इस प्रकार मुझे यहाँ पे दर्शाना होगा। प्लस के कारण यहाँ पे आएगा e पॉजिटिव और इसकी तरफ रहेगा e नेगेटिव। इन दोनों को फिर मैं क्या करूँगा? जोड़ूंगा, और यहाँ पे मैं घटक बनाऊंगा। तो वो जो हम कर रहे हैं वो बातें लिखनी है आपको, और फाइनल जो आंसर है उसको वहाँ पे लिख देना है। तो इस प्रकार हम द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ज्ञात करते हैं। फिर द्विध्रुव से जुड़ा एक सवाल आता है कि अगर उसे किसी भी समरूप विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तब क्या होता है? तो देखिए, विद्युत क्षेत्र में जब किसी द्विध्रुव को रखा जाता है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के कारण इस पर कुल जो बल है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। F नेट जो है वो सदैव क्या रहता है? 0 रहता है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा तिरछा रख दें यहाँ पे, तब इसके ऊपर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। ठीक है। इस पर क्या लगेगा? एक बल आघूर्ण लगेगा, और उस बल आघूर्ण का जो मान होता है वो होता है P×E होता है। P×E, यानी कि तब का मान हो जाएगा कितना? PE sin थीटा हो जाएगा। और यह कैसी राशि है? एक सदिश राशि होती है। ठीक है। तो इस सदिश राशि में अगर हम बात करेंगे तो थीटा के अलग अलग मानों के लिए यहाँ पे अलग अलग स्थितियाँ होती है। और जब हम बात करेंगे सबसे पहले थीटा का मान 0 डिग्री हो जाएगा, तो टॉर्क का मान कितना हो जाएगा? 0। इसे हम कहते हैं स्थायी साम्य अवस्था। ठीक है, स्थायी है ये। और यदि थीटा का मान 180 है तब भी टॉर्क का मान कितना हो जाएगा? 0 होगा। लेकिन ये कैसी स्थिति होगी? अस्थायी संतुलन की अवस्था होती है,
यदि थीटा का मान 90 डिग्री होगा तब साइन 91 होता है, यानी कि टाउ का मान जो है वो कितना हो जाएगा पीई, जो कि क्या होता है अधिकतम कहलाता है। यानी तब इस पे कौन सा टॉर्क लगेगा, अधिकतम टॉर्क इस पे लग जाएगा। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें कि आवेश वितरण जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। सतत आवेश वितरण जो होता है लेमडा, सिग्मा और रो। ये लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ये एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है और ये आयतन पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो एल लेमडा का मान होता है क्यू अपॉन एल और सिग्मा होता है क्यू अपॉन ए और रो होता है क्यू अपॉन वी। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें, इनसे देखिए डायरेक्ट सवाल नहीं आता, इनकी परिभाषा भी नहीं पूछी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाउस के नियम की। नेक्स्ट आता है गाउस का नियम। तो गाउस के नियम में आपको उसका कथन याद होना चाहिए कि गाउस का नियम क्या कहता है। गाउस का नियम कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ निर्गत जो कुल फ्लक्स होता है वो उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो मेन बात यहाँ पे ध्यान रखनी होगी कि पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। अब इसके 3 अनुप्रयोग है। इसके कितने अनुप्रयोग है, 3 अनुप्रयोग है। तीनों अनुप्रयोगों में एक तो है अनंत लंबाई के तार के कारण, दूसरा है यहाँ पे कि एक अनंत बहुत बड़ी क्या है समतल चादर है, और एक खोखला गोला है। इन तीनों के कारण हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र का मान बताना है। तो इसके कारण जो पृष्ठ बनेगा वो कैसा बनेगा, बेलनाकार पृष्ठ बनेगा। तो सबसे पहले आपको डेरिवेशन में यही चित्र बनाना होगा और फिर हमें वहाँ पे उसका मान ज्ञात करना होगा कि भाई चलो यहाँ से आर दूरी पर मान इसका आएगा। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 2 के लेमडा अपॉन आर आ जाएगा, यानी कि 1/2πε0 इंटू आर कितना हो जाएगा लेमडा। यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो इस पे जो पृष्ठ है इसको कवर करने के लिए हम एक बेलनाकार पृष्ठ लेते हैं जो कि इसमें से पार करता है, इसका एरिया निकालते हैं और सभी का हम क्या करते हैं फ्लक्स के लिए योगदान करते हैं। जोड़ने के बाद इसका मान आता है सिग्मा अपॉन 2ε0। और यहाँ पे अगर देखिए कुल आवेश क्यू है तो अंदर जो मान है वो हो जाएगा 0 सतह पर, और बाहर बचेगा, बाहर यदि आर दूरी पर है तो इसका मान कितना हो जाएगा के क्यू बट्टे आर स्क्वायर। सतह पर अगर होगा तो किसका हो जाएगा के क्यू बट्टा कैपिटल आर स्क्वायर, और अंदर कितना हो जाएगा 0। और सतह पर अगर हम बात करेंगे तो इसका एक और मान कहलाता है जो कि हो जाएगा सिग्मा अपॉन ε0, इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये तीनों अनुप्रयोग हमें ध्यान रखने हैं जो कि गाउस के नियम के अनुप्रयोग को दर्शाते हैं। कोई सा भी डेरिवेशन आपसे पूछ लिया जा सकता है, और अगर डायरेक्ट वैल्यू है तो वो तो आपको याद रखनी ही रखनी है। उसके अलावा डायग्राम आपको स्टार्ट करना है, पेंसिल से चित्र बना के अगर आप सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगे तो आप आसानी से ही इसके मान ज्ञात कर सकते हैं और डेरिवेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिए ई का जो मान है वो लेमडा के कैसे समानुपाती और दूरी के कैसे है व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि ग्राफ कैसा बनेगा इस प्रकार। और इसमें तुम्हें मेन बात याद रखनी है कि आर पर निर्भर नहीं करता है, और बाहर जब हम देखेंगे तब इसका मान आर के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है, और सतह पर कितना है दूरी के अंदर कितना रहेगा 0 रह जाएगा। तो इसका जो ग्राफ है वो किस प्रकार बनेगा कि अंदर 0 है, कुछ आर दूरी के बाद फिर ये क्या होता रहेगा कम होता रहेगा, जब आर का मान कितना है कैपिटल आर के बराबर, और अंदर कितना रहेगा इसका मान 0 हो जाएगा। तो अधिकतम मान कहाँ रहेगा, इसकी सतह पर हमें मान मिलेगा। तो इस प्रकार हम इनके विद्युत क्षेत्रों के मान को ज्ञात कर सकते हैं, तथा यह चैप्टर फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें बस इतना ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं।